नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र, इंडिया अलायंस जिसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कहते हैं, अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो राहुल गांधी की जो ताकत, राजनीतिक ताकत बेशक दुगनी होने जा रही है। राजनीति की फिर दशा बदलने जा रही है, दिशा बदलने जा रही है। लेकिन अगर हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र भी मोदी और शाह ने किसी तरह जीत लिया तो यकीन मानिए कि मोदी और शाह फिर उसी जगह पर खड़े होंगे जहां 4 जून के पहले खड़े थे। और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव पर, जिसके नतीजे 23 तारीख को आ रहे हैं, पूरे देश की नजर है, पूरे देश की नजर है। अब दोस्तों, यूं तो महाराष्ट्र चुनाव में कई फैक्टर हैं, कई इश्यूज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो निर्णायक हो सकता है, जो डिसाइसिव हो सकता है चुनाव में, वो है बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर। जहां चाहे वहां क्या होने जा रहा है, यानी मोदी और राहुल गांधी की जहां सीधी लड़ाई है, स्ट्रेट फाइट, वहां क्या होने जा रहा है। बहुत हद तक महाराष्ट्र के नतीजे, ये जो लड़ाई है दो बड़ी पार्टियों की, सेंट्रल पार्टीज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इनकी लड़ाई पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, या फिर अजीत पवार को, या फिर एकनाथ शिंदे को कम कर रहा हूं, लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर है वो फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर 76 सीटों पे, 76 सीट्स पर सीधी फाइट है, और इसमें से 36 सीटें ऐसी हैं जो भविष्य तय करने जा रही महाराष्ट्र का। और ये 36 की 36 सीटें विदर्भ में हैं, जहां पिछली बार राहुल गांधी ने कमाल कर दिया था। उन्होंने पूरा का पूरा समूचा एरिया ही बीजेपी से छीन लिया था, स्वीप कर गई थी विदर्भ में। नागपुर का एरिया, देवेंद्र फडणवीस का एरिया, मिस्टर नितिन गडकरी का एरिया, बावनकुले, चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनका एरिया। तो कई बड़े दिग्गज नेता जहां आते हैं जिस विदर्भ से, और जिस विदर्भ में आरएसएस का मुख्यालय है, मोहन भागवत की सीट है, उस सीट में पिछली बार बाजी जीती थी राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी अगर इस बार भी कमाल करते हैं इन 36 सीटों पर, तो तय मानिए कि महाविकास अघाड़ी को फिर जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, विदर्भ एक ऐसा एरिया है नागपुर के चारों तरफ, जहां आप कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ा सा नर्वस है। मोदी जी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, और उसका कारण यह है कि बीजेपी ने बहुत से वादे किए थे किसानों के साथ, विदर्भ के लोगों के साथ, कि हम एक अलग स्टेट बना कर देंगे। बाकायदा नितिन गडकरी ने और फडणवीस ने तो एफिडेविट ही दे दिया था कि साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। और इसी के साथ साथ ये जो कपास बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है, इसमें किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। किसानों की हालत सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट में ख़राब है। तो बहुत से इश्यूज़ हैं जो मोदी जी को और अमित शाह को परेशान कर रहे हैं, जिसका लाभ राहुल गांधी ने लिया। लेकिन एक फैक्टर और है, एक फैक्टर ये है कि यहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उनको कहीं ना कहीं मोदी और शाह ने बैठा दिया है। और ये बेल्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है विदर्भ की कि नितिन गडकरी के साथ साथ मोहन भागवत, आरएसएस का मुख्यालय भी यही, मोहन भागवत की सीट भी नागपुर में ही। और जिस तरह का बर्ताव मोदी और शाह कर रहे हैं अपने फैसलों में, जहां नितिन गडकरी हर फैसले से बाहर हैं, वो भी एक फैक्टर है, गडकरी फैक्टर भी है। क्योंकि बीजेपी की जो इस वक्त की लीडरशिप है, जिसमें नड्डा हैं, मोदी हैं, शाह हैं, इनकी दूरियां गडकरी के साथ बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस को यहाँ पर एडवांटेज कांग्रेस, एडवांटेज राहुल गांधी, एडवांटेज महाविकास अघाड़ी। अब दोस्तों, आज का जो सवाल है बड़ा स्ट्रेट है, बहुत सीधा है कि ये जो 36 सीटें हैं विदर्भ की, जहां निर्णायक लड़ाई, डिसाइसिव बैटल लड़ा जा रहा है, ये बैटल तय कर देगा, ये युद्ध तय करेगा विदर्भ का कि महाराष्ट्र किसके हाथ में, किसकी मुट्ठी में आ रहा है। और आज इत्तेफाक से विदर्भ के एक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तजुर्बे वाले पत्रकार हमारे साथ आज साथ में होंगे, प्रकाश पोरे साहब। एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और उनका जो अखबार है देश उन्नति, उसके कई संस्करण महाराष्ट्र में छपते हैं। आज मैंने उन्हें आमंत्रित किया और मैं आभारी हूं, और आप लोगों के लिए वो आज आए। पोहरे साहब को सुनिए, प्रकाश पोहरे साहब को सुनिए, जो एक ऐसी आवाज़ है
जो महाराष्ट्र में सुनी जाती विदर्भ के एरिया में, और जिन्होंने नितिन गडकरी हो, नाना पटोले हो या फिर फडणवीस हो, इनको राजनीति में आगे बढ़ते हुए देखा है। आज वो आपके साथ होंगे, उनको सुनिएगा क्या होने जा रहा है विदर्भ में और क्या होगा महाराष्ट्र में। और उमाकांत लखेड़ा होंगे हमारे साथ। दिल्ली कैसे देख रहा है महाराष्ट्र को। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, प्रकाश पोहरे साहब के पास चलते हैं जो अकोला से जुड़े हैं महाराष्ट्र से, और उमाकांत लखेड़ा जो दिल्ली से जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल प्रकाश पोहरे जी से है, जो प्रधान संपादक हैं देश उन्नति के, एक अग्रणी अखबार है महाराष्ट्र का। प्रकाश जी, आपको लगता है कि जो विदर्भ है, जो कपास पट्टी है, कॉटन बेल्ट है, 62 सीटें हैं और यहाँ पर सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। मोदी वर्सेस राहुल गांधी यहाँ पर है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और कम से कम 36 सीटों पे सीधी फाइट है। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो ये जो बाजी है महाभारत की इस बार 2024 की, ये हाथ में आ सकती है? हाँ, बिल्कुल, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। बाजी तो हाथ में आ सकती है कांग्रेस के, क्योंकि ये वैसे भी विदर्भ जो था वो कांग्रेस का ही पुराना बेल्ट था। बीजेपी तो बहुत पीछे बाद में आई, और वो भी आई है कि विदर्भ के हम सेपरेट विदर्भ देंगे, ऐसा इन्होंने 2012-13 में एक कैंपेन चलाया था कि हम सेपरेट विदर्भ देंगे। वो कैंपेन का बहुत असर हुआ और उसके बाद में ही बीजेपी को विदर्भ के अंदर लोगों ने स्वीकारा। तो ये हो सकता है, लेकिन क्या हुआ है कि अभी विदर्भ का जो उन्होंने क्या बोला था, देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने ये लिख के दिया था कि सेपरेट अगर विदर्भ बनता है तभी मैं शादी करूंगा, तब तक के मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा इन्होंने राइटिंग में लिख के दिया स्टैम्प पेपर पे। और नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने ये बोला था कि जिस जैसे भी सेंट्रल में हमारी सत्ता आती है, 2012-13 के अंदर ये आंदोलन चला था, तो हम इमीडिएटली 1 महीने के अंदर सेपरेट विदर्भ देंगे, ऐसा नितिन गडकरी का स्टैंप पे लिखे हुआ है हमारे पास में। तो लेकिन हुआ क्या कि ये सत्ता में आने के बाद में आज तक के इन्होंने ना विदर्भ की बात की ना ही, और पूरे का पूरा भूल गए। तो विदर्भ के लोग भयंकर ज्यादा इनसे नाराज है बीजेपी से। इस बार की ग्राउंड जीरो की खबर क्या है? इस बार क्या हो रहा है? कांग्रेस को एज आपको दिखता है? कांग्रेस के प्रति कोई करंट है इस बार विदर्भ में? नहीं नहीं नहीं, क्या है दीपक जी, बात देखिए, ऐसा है कांग्रेस के बारे में आज से 2 महीने पहले तक के वन साइडेड था। ऐसा लगता था कि वन साइडेड था कांग्रेस के बारे में, यानी महाआघाड़ी के बारे में वन साइडेड था। मैंने कई चैनलों के ऊपर यह बोला था कि विदर्भ के 62 सीटों में से मुश्किल से अगर इनको मिली तो 15 से 20 सीटें मिलेंगी, ये मैंने बोला था। लेकिन ये पिछले 2 महीने के अंदर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, और पर्टिकुलरली जो टिकट का सीटों का बंटवारा हुआ महाविकास आघाड़ी के अंदर, थोड़ी जो देरी लगा दी उन्होंने और थोड़ी सी गलत सीटें कर दिया। नाना पटोले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे, उन्होंने जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था पार्टी के हिसाब से उन्होंने दिया नहीं है। उनका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहा, लगातार आउट ऑफ रीच ये रहे। उसके कारण जो सीटें बटी है वो ठीक तरीके से नहीं बटी है। वही अगर सीटों का थोड़ा बंटवारा और अच्छी तरह से होता था तो एक अच्छी उम्मीद थी। महाविकास आघाड़ी की बात बोल रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं बोल रहा हूं मैं पर्टिकुलरली जी। और लेकिन आपको क्या लगता है, अगर मैं एक बहुत ही वाइल्ड क्वेश्चन थ्रो करूं, एक ऐसा सवाल कर दूं जो मतलब बहुत शुरुआती दौर में हो सकता है लोग कहें कि भाई सही सवाल दीपक बाबू ने नहीं किया। सवाल ये कि 62 में से, सवाल मेरा है कि 62 में से अगर मैं आपसे एक अंदाजा लूं, आज की तारीख में 62 में कितनी सीटों पर महाविकास आघाड़ी खड़ी, कितनी सीटें जीत सकती है टीम राहुल? देखिए, टीम राहुल अगर सभी यानी महाविकास आघाड़ी में जो घटक पक्ष है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने जो भी सीटें बांटी है उसमें से ऐसा समझिए कि मूल रूप से करीब करीब 25 सीटें विदर्भ में कांग्रेस के खेमे में जाएगी, 5 सीटें ये शरद पवार के खेमे में जाएंगी, और करीब करीब 15 सीटें जो है 15 और 5 20 और 25 यानी 50 सीटें ये करीब करीब इनके तरफ जाना चाहिए। लेकिन अभी ठाकरे की तरफ पूरा अभी जो पिक्चर अभी पूरा क्लियर हुआ नहीं है। पिक्चर जो है अभी, क्योंकि कल सारे ये वापिस लेने वाले जो भी ये है, निर्दलीय लोग बहुत ज्यादा खड़े हो गए, रिबेल्स जो है बहुत ज्यादा खड़े हो गए। ये एक कल का पिक्चर क्लियर होने दो, तब और भी क्लियर कट इसके बारे में बता सकूंगा। मैं 5 तारीख को आपको बताऊं कंप्लीटली। ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। लखेड़ा साहब, भाई प्रकाश जी का जो एक्सपीरियंस है लखेड़ा साहब, उसके बारे में तो जितनी तारीफ करें उतना कम है। विदर्भ को समझते हैं और
एडिटर इन चीफ हैं देश उन्नति के। इनका ये कहना है कि साहब 2 महीने पहले राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार बहुत तेज रफ्तार से इनकी जो है गाड़ी चल रही थी, लेकिन एक टायर बीच में लगता है पंचर हो गया है, ऐसा लगता है, जो भी वजह रही हो। इनका कहना है कि अब वो रफ्तार नहीं है जो 2 महीने पहले थी, लेकिन फिर भी 40-50 सीटों पे जबरदस्त लड़ रही है, सीटें आ सकती हैं। आप क्या इनकी बात से मुतमईन है कि क्या वाकई कांग्रेस इज गोइंग टू डिलीवर इन विदर्भ? क्योंकि अगर विदर्भ में कांग्रेस ने अगर जीत हासिल नहीं करी तो महाविकास अघाड़ी की कश्ती डूब सकती है। आपको क्या लगता है कि विदर्भ में अभी भी कांग्रेस एक डिसाइसिव फैक्टर है? बिल्कुल, मैं पोरे साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि विदर्भा बड़ा बैटल ग्राउंड है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। पहले से ही बैटल ग्राउंड है, वहाँ आंदोलन की भूमि है, वो खेती किसानी की भूमि है, और दूसरा वहाँ जो स्टालवार्ड्स हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के, बीजेपी के स्टालवार्ड्स जो बड़े बड़े हैं, फडणवीस वहीं से हैं, गडकरी साहब वहीं से हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो वो तय करेगा कि महाराष्ट्र में जो मंत्रालय है वहां गद्दी किसकी बैठेगी। क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ से पीछे गई, महाविकास अघाड़ी यहाँ से पीछे गया, तो ये समझिए कि बाकी रीजन्स में भी इनको उतनी स्कोप नहीं है जितना विदर्भ में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि विदर्भा को कैप्चर किया जाए किसी तरह। विदर्भा में कांग्रेस की जो बढ़त है, जो सबसे ज्यादा सीटें उसकी आ सकती है, उनको पीछे धकेला जाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर विदर्भा का बैटल अगर जीत लिया तो ये बाकी जगह भी ये बढ़त हासिल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, विदर्भ का युद्ध दोस्तों जीतना होगा। प्रकाश जी ने कहा कि भाई कई ऐसे मसले हैं जहां पर नितिन गडकरी और फडणवीस से सीधी नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि एक तो सेपरेट स्टेट की बात हो रही थी, और दूसरा ये था कि जो कपास है या बाकी जो फल सब्जी और फसल है, उसमें सही दाम किसानों को नहीं मिल रहे। किसानों की हालत बड़ी त्रस्त है इस बेल्ट में, और फडणवीस और गडकरी साहब ने बहुत कुछ किया नहीं। इसलिए एक ये फैक्टर है जहां पर कांग्रेस थोड़ी चढ़ी हुई है। प्रकाश जी, मेरा जो सवाल है, प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा सवाल यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी बहुत अच्छा कर रही थी 2 महीने पहले, और 2 महीने बाद आपको थोड़ी सी मायूसी है, आप कह रहे हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी ने भी कहा था कि भाई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, उंगली नाना पटोले पे लगी थी। तो ये जो टिकट बांटे गए, कांग्रेस ने जो टिकट बांटे, महाविकास अघाड़ी में टिकट बांटे, गलती कहां हो गई? कुछ आपको खबर है इसकी? मूल रूप से गलती जो है दीपक भाई, पहले एक समझिए, जो कांग्रेस का जो तरीका है ये सीटें बांटने का और तय करने का, ये क्या करते हैं मालूम है क्या? जैसे चेन्नी थला जी और इनको दिया था खड़गे जी को, मूल रूप से तो चेन्नी थला जी, हाँ चेन्नी थला जी आए थे। अभी बातें क्या है मालूम है क्या कि चेन्नी थला जी, ये इनको महाराष्ट्र का कुछ भी मालूम नहीं, डेमोग्राफी मालूम नहीं, कुछ सिचुएशन मालूम नहीं है। जो गांव, हर गांव के अंदर, हर मतदार संघ के अंदर जो खेमे रहते हैं पार्टी के अंदर के, वो खेमे इनको पता नहीं, स्टडी नहीं है। बातें कैसी है मालूम है क्या कि ये अगर लोकल का ऐसा आदमी देते थे महाराष्ट्र का ही, कि जिसको पूरी नस्ल मालूम, जिस तरीके से मैं उदाहरण दूंगा आपको शरद पवार जी का। शरद पवार जी महाराष्ट्र के 62 सीटें जो है विदर्भ की, हर सीट के बारे में जानते हैं। हर आदमी जो है उसको पूरा का पूरा अच्छी तरह से वो जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो क्योंकि सबके बारे में उनको पता है। अभी ऐसे कंडीशन के अंदर चेनी तला जी अगर यहाँ आते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं, जिनको डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, चुनाव क्षेत्र पता नहीं है, वहां के जो अंडर करंट्स रहते हैं इंटरनल, जो क्या बोलते हैं उसको, दावेदारी बोलो या ये रहते हैं, गुट रहते हैं, वो मालूम नहीं है। अब वो क्या करेंगे? वो ही हैव टू डिपेंड ओनली ऑन जी लोकल पीपल। जैसे नाना पटोले के क्या बोलते हैं, हमारे बाला साहब थोरात उनके अंदर के क्या बोलते हैं, विजय वडेट्टीवार क्या बोलते हैं, और इसी तरीके से जो भी स्टेट के हमारे करता धरता है, 3-4 तो मैंने नाम ले लिया, और भी 2-3 जने उसमें। तो ये जो बोलेंगे, बातें करेंगे, वही होगा। लेकिन बातें क्या रही मालूम है क्या कि पूरे इसके अंदर नाना पटोले आउट ऑफ रीच के रहे फोन के ऊपर के। देखिए शरद पवार को आप अभी भी फोन लगूंगा मैं तो 1 मिनट में फोन उठा लेंगे, या कम से कम ऑफिस से फोन आएगा कि आपका फोन आया था, क्या बात है।
लेकिन नाना बड़ी पटोले की बात। परिस्थिति ऐसी कि उसको फोन करते रहो, मेरे जैसे पत्रकार का अगर वो फोन नहीं उठाते तो फिर क्या करेंगे जी। ओके जी दीपक जी। बड़ी बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया और जवाब भी दे दिया। इसी सवाल में कई जवाब छुपे हुए हैं। लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि भाई शरद पवार जो महाराष्ट्र के आप कह सकते हैं इस वक्त भीष्म पितामह हैं, इस वक्त सबसे सर्वोच्च नेता हैं, वो प्रकाश जी कह रहे हैं कि साहब हर फोन का जवाब देते हैं, 1 मिनट में कॉल बैक आ जाता है। और नाना पटोले जुमे 2 दिन हुआ है इनको दुनिया जानी है, नाना पटोले का फोन बंद रहता है। तो भाई ये राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसी गलतियां क्यों कर जाती है लखेड़ा साहब? क्या ये गलती है या कहीं ना कहीं कांग्रेस का तरीका ही यही है मिस्टर लखेड़ा? नहीं नहीं, देखिए पोरे साहब ने तो फर्स्ट हैंड अकाउंट बता दिया आपको, उसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं है उनको। उन्होंने वहां बैठ के बता दिया कि पूरा उन्होंने नब्ज बता दी इनकी। देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारी वीकनेसेस है। वीकनेसेस जो है संगठन लेवल पर भी है, व्यक्ति व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी है। कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ऐसा मुगालता बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को रहा है कि लोग बीजेपी से नाराज होकर के हमको अपने आप वोट करेंगे, हम के अलावा कौन मैदान में है। ये एक मुगालता कांग्रेस में है और वो रिस्पॉन्ड नहीं देना, खासतौर पर एडिटर का रिस्पॉन्स नहीं करना, पत्रकारों का रिस्पॉन्स नहीं करना, वो एक जनरल एक ऐसा एटीट्यूड है कि अपोजिशन में रहते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि वो सत्ता में है, पावर में है और फोन उठा देंगे तो पता नहीं क्या उनका नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जवाबदेह बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति की कोशिश से कुछ नहीं होने वाला। ये जी कोशिश जी हर स्तर पर होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, खास तौर पर ऐसे मौके पर जब आप एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्ति से आप लड़ रहे हैं जो हार को जीत में बदल देती है। हरियाणा में क्या हुआ? हार को जीत में बदल दिया। 2-4 नेताओं का जो तुनक मिजाजी कह सकते हैं या उनकी जो है उनकी नाकामियां कह सकते जी। हैं या उनकी जो भी बदमिजाजी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं असली सवाल पे आ रहा हूं प्रकाश जी, और ये सवाल मेरा आपके तजुर्बे से है, एक्सपीरियंस से, वो जो अनुभव जिसे कहते हैं। मैं एक नब्ज जानना चाह रहा था कि भाई आपके पास तो पूरा महाराष्ट्र, चाहे वो विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, वेस्ट महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, मुंबई हो, हर जगह से आपके पास खबरें आ रही हैं। आप चीफ एडिटर हैं, आपके अखबार के इतने संस्करण छपते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी फीलिंग क्या है? व्हाट इज द गट फीलिंग ऑफ मिस्टर प्रकाश पोरे? नहीं नहीं, देखिए दीपक भाई, बात ऐसी है कि पूरे स्टेट के अंदर वातावरण जो है आम आदमी का और खास करके किसानों का, ये बीजेपी के खिलाफ है टोटल। आपने एक बात कही, आपने कहा कि जनता का मूड बीजेपी के मुखालिफ है, खिलाफ है। बिल्कुल क्या आपको लगता खिलाफ है है। कि महाविकास अघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, ये तीनों मिलकर ये जो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के अगेंस्ट, इसको कैप्चर कर सकते हैं? क्या अपनी तरफ ये वोट ला सकते हैं? बिल्कुल क्योंकि जनता नाराज है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। 2 महीने पहले तो एकदम मैं ऐसा बोलता था कि 25-75% का ये वोटों में इसमें बंटवारा हो जाएगा, ये बोलता था। लेकिन क्या हुआ, बीच में जो लाडली बहना आई, लाडला भाई आया, फिर तीर्थ यात्रा योजना आई, उसके कारण जो इन्होंने 5 इंस्टॉलमेंट बांट दिए, 3 महीने में 5 इंस्टॉलमेंट बांट दिए, यानी 15-5-75 7,500 रुपए लाडली बहना को दे दिए। हालांकि इसके अंदर तो ये जो क्या बोलते ऑडिटर है या जो है, इन्होंने तो ऑब्जेक्शन देना चाहिए था, इलेक्शन कमिश्नर का ऑब्जेक्शन देना चाहिए कि भाई आप एडवांस में पैसे लोगों को कैसे बांट रहे हो। जी मूल रूप से स्टेट के ऊपर जब 2014 में इन्होंने स्टेट संभाला, 55,000 करोड़ में स्टेट का ये था, कर्जा था 55,000 करोड़ का, जो आज 9 लाख करोड़ हो गया। अब स्टेट को इतना ज्यादा, बजट 4 लाख करोड़ का है स्टेट का, कर्जा उससे दुगना है, दुगने से ज्यादा है। और ऐसे कंडीशन के अंदर जब तुम्हारे पैसा नहीं है तो तुम ये पैसे बांट क्यों रहे हो? लोगों की डिमांड नहीं है। किसने डिमांड किया था कि पैसे बांटो पॉकेट में? किसानों को 500 रुपए महीना है, 500 रुपए महीना किसानों को, और बहनों को 1,500 रुपए। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लखेड़ा साहब सिर्फ 30 सेकंड बचे, 30 सेकंड बचे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति, जो हालात प्रकाश जी ने बयान किए हैं ग्राउंड जीरो से, आपको लगता है कि अगर जनता की नाराजगी है तो क्या हम कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, मौका है कि इस बार निपटा लो बीजेपी को, महायुति को? क्या आपको लगता है कि देखिए मौका है? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि 2 महीने पहले
जब लोकसभा चुनाव के बाद जो हालात थे और ये पता लगा जो लुब्बु लुआब था लोकसभा चुनाव रिजल्ट का, खास तौर पर महाराष्ट्र में, जहां पर महाविकास आघाड़ी को 48 में से 31 सीटें मिल गई, सांगली मिला करके। 30 तो 30 हाँ जी। हाँ 31 हो गई सांगली मिला के। जी। तो मेरा ये कहना है कि आज की हालत में क्या है कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का जो असर है वो असर अब पहले जैसा नहीं है, 2-3 महीने पुराना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए एक रोड मैप पे काम कर रही है कि किसानों का गुस्सा है, बेरोजगारों का गुस्सा है और तमाम तरह के बाकी लोगों का गुस्सा है, महंगाई के पर लोग नाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्लान बी बना करके चलती है, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो फ्लूइड सिचुएशन महाराष्ट्र में है, परसों के बाद जो सिचुएशन खड़ी होगी, उसकी कोशिश होगी कि अगर महाराष्ट्र में हंग असेंबली होती है, त्रिशंकु विधानसभा होती है, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि वो सबसे बड़े दल के रूप में उभर जाए, ताकि उनको सरकार बनाने का न्योता मिल जाए गवर्नर के यहाँ से, और उसके बाद वो तोड़ फोड़ करके और एक महीने बाद वो जो है बहुमत साबित करेंगे। तब तक ये तोड़ फोड़ करने में माहिर पार्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, और अगर भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस और कांग्रेस लेड अलायंस, इंडिया अलायंस, ये अगर इनकी टक्कर होती है और किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, जो मेरी भी ग्राउंड रियलिटी सिचुएशंस है, तो भारतीय जनता पार्टी प्लान बी पे काम कर रही है, प्लान बी के बारे में भी अपना रोड मैप बना रही है। जी, एक तरफा मुकाबला था आज से 2 महीने पहले, प्रकाश जी बता रहे हैं, और लखेड़ा साहब ने कहा कि बीजेपी प्लान बी पे काम कर रही है कि अगर ये हंग असेंबली होती, कोई नतीजा नहीं आता किसी पार्टी के फेवर में, किसी धड़े के फेवर में, तो बीजेपी अपनी दावेदारी पेश कर सकती नंबर 1 पार्टी के तौर पे। ये बीजेपी का प्लान बी है। लेकिन एक बड़ी बात प्रकाश जी ने कही, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी योजनाएं, जिसे फ्रीबीज अंग्रेजी में कहते हैं, वो बांटी जा रही, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या लाडला भाऊ योजना हो या कामगार हो, कई तरह की योजनाएं हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा महाराष्ट्र सरकार का इसमें खर्च हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पैसा है, जिसे कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये ब्राइब ऑफ वोट है, यानी आप रिश्वत दे के वोट लेना चाह रहे हो, इसने थोड़ा सा कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का जो प्रोस्पेक्ट है उसको डाइल्यूट किया। राहुल गांधी को मेहनत करनी होगी, कांग्रेस को मेहनत करनी होगी, और विदर्भ की जो 36 सीटें हैं, अगर उसमें एक टफ फाइट कांग्रेस देती है और विदर्भ की 62 सीटों पे अगर लोकसभा जैसा परफॉर्मेंस रिपीट करती है, तो महाविकास आघाड़ी इस मुकाबले को जीत सकती है। और अगर विदर्भ में फेल हुई, मराठवाड़ा में फेल हुई, तो फिर जैसा कि लखेड़ा साहब कह रहे हैं, प्लान बी पर काम हो रहा है। प्रकाश जी आप आए, और आज सिग्नल थोड़ा सा आपका बीच बीच में टूट रहा था, और इसलिए इतना मजा नहीं आया। लेकिन हाँ, मैं दोबारा आपको जरूर इनवाइट करूंगा। आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा और आपकी जो बात करने का जो अंदाज है, चीजों को समझाने का अंदाज है, वो बेमिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे प्रोग्राम से। लखेड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।